वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। यूनिट 6 का लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट करेंगे। पूरी सिलेबस आपका खत्म, यूनिट आपकी पूरी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट में। देखो बेटा, आपने क्या है, जातिवाद जो है, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पढ़ लिया है कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है। अब ये उसके हमने क्या पढ़े थे कि ये विकास कहाँ से हो रहा है, इसका कहाँ से आई है। तो एक तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया जिसमें क्या था, परंपरागत सिद्धांत के। परंपरागत सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए, जिसे विराट पुरुष कहा गया, कि सर उसका ये है ब्राह्मण, भुजाएं उसकी क्षत्रिय हैं, पैर उसके वैश्य हैं, और जो थाईज है वो वैश्य है, और जो सबसे नीचे पैर होते हैं ना, फुट, वो कौन है, हमारे शूद्र। ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक आधारित सिद्धांत। इसमें क्या है, राजनीति पॉलिटिक्स के हिसाब से है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा खुद को सामाजिक पदानुक्रम में ऊंची सीढ़ी पर रखने के लिए आविष्कार किया गया एक चतुर उपकरण है। मतलब ये इसमें ये बोला गया कि इन्होंने खुद ने, ब्राह्मणों ने ही इसको ऐसे बनाया है, इस वर्ण व्यवस्था को ऐसे सेट किया और खुद को सबसे ऊपर सेट किया, और कोई और इनकी जगह ना ले पाए। तो इसलिए रूल्स बना दिए कि नहीं भाई, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र ही बनेगा, कोई भी और काम उससे करने ही नहीं दिया जाएगा। उन्हें जॉब्स वगैरह कुछ नहीं मिलती थी, उन्हें कहीं नहीं जाने जाता था। तब जॉब्स कैसे मिलती थी, जाति के हिसाब से, कि अगर शूद्र का बच्चा आ रहा है तो उससे सफाई ही करवाएंगे और कुछ नहीं करने देंगे। तो ये किसने बोला है, डॉक्टर घुरेरे कहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जाति भारतीय आर्य संस्कृति की एक ब्राह्मणी संतान है। मतलब ये जो है ना, ये ब्राह्मण वालों ने बनाया है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, ताकि सारी पावर इनके हाथ में रहे, सबसे अच्छा काम, पूजा पाठ का काम ये कर ले, बाकी और कोई कर ना पाए। जिसे गंगा की भूमि में पाला जाता है और फिर भारत में अन्य हिस्सों में स्थानांतरित किया जाता है। ब्राह्मणों ने देश के शासन समर्थन प्राप्त करने के लिए पुजारी और पुरोहितों के माध्यम से, राजा के माध्यम से योग्यता की अवधारणा को भी जोड़ा। इन्होंने क्या करा, सारी सिचुएशन ऐसे बिठा दी कि सारा घूम फिर के फायदा इन्हीं के पास आ रहा है, कि सब कुछ ब्राह्मण ही है। राजा को ये बोल दिया गया कि जो ब्राह्मणों की सहायता नहीं करेगा ना, वो अच्छा राजा नहीं होगा, जो ब्राह्मणों को दान नहीं देगा वो अच्छा नहीं होगा। मतलब ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए कि जिसमें फायदा सारा इनका ही हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, व्यवहारिक आधारित सिद्धांत। व्यवहार मतलब नेचर में जो आ गया। इसमें क्या है, जाति पदानुक्रम व्यवस्था के अनुसार, जाति के हिसाब से हो गया कि ये अगर किसी एक बंदे की जाति है तो इसमें जितने लोग जन्म लेंगे ना, जो उनके बच्चे होंगे वो सब भी यही कहलाएंगे। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो क्या काम करना चाह रहे हैं। जिन व्यवसायों को बेहतर और सम्मानजनक माना जाता था, सम्मानजनक डिग्निटी वाले काम, जैसे पढ़ाई लिखाई का काम, बिजनेस का काम, राजा का काम हो गया, या पूजा पाठ का काम हो गया जो ब्राह्मणों का, तो ये सारे काम उन्होंने उन व्यक्तियों को, उन लोगों को बेहतर बना दिया जिन्हें गंदे व्यवसाय में लगे हुए थे। इसका मतलब क्या है, जो बेहतर व्यवसाय कर रहे थे ना वो लोग अच्छे हो गए, जो लोग गंदा काम कर रहे थे उनको क्या कह दिया गया कि ये लोग ही गंदे हैं। ठीक है, काम गंदा था, लोग गंदे नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया, नहीं, शूद्र तो जो है अछूत है, बहुत ही गंदे लोग हैं, इनके हम पास जाएंगे तो हम भी खराब हो जाएंगे ऐसे। तो अब क्या, विकास आधारित सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था तत्कालीन किसी शेष तिथि या अवस्थिति में नहीं आई थी। यह सामाजिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया है। ये क्या बोल रहे कि धीरे धीरे पनपती गई, कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। वंश आधारित व्यवस्था के वंश बढ़ते गए। ठीक है, ब्राह्मणों ने स्वयं को शुद्ध रखने की इच्छा थी, उनकी खुद की इच्छा थी कि सिर्फ हम ही शुद्ध रहें, कोई और हमारा काम ना करने लगते, तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। राज्य के कठोर एकत्र नियंत्रण की कमी। राज्य जो था ना, उसमें भी एकता की कमी थी कि सब एक हो जाए, अगर इसके खिलाफ लड़ाई करते हैं तो भी करा जा सकता था कि ये गलत सिचुएशन। ऐसा नहीं था, वो लोग बहुत डरते थे। कानून और रिवाजों का एक समान मानक को लागू करने के लिए शासकों की अनिश्चितता। मतलब क्या कि राजा को भी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि शूद्रों के साथ गलत हो रहा है तो उनके साथ कुछ हम अच्छा करें। हमारे खुद के मन में ये होना चाहिए कि सब समान हो, समानता हम रखें, ऐसा कुछ नहीं था। जो सिचुएशन चल रही थी ना, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, उसको माना जा रहा था, क्योंकि लोग तब धार्मिक थे, धर्म को मानते थे, और धर्म में ही लोगों ने इसको घुसा रखा था कि भाई धर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था, ये हमने नहीं बनाई है तो भगवान ने बनाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ये पंडितों ने बनाई थी, भगवान ने नहीं बनाई थी। तो अब क्या है, कर्म और धर्म सिद्धांत भी, ठीक है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करते थे। मतलब धर्म को रिलेट कर रखा था जाति व्यवस्था से, और लोग मान रहे थे कि भाई हमने थोड़ी बनाई, तो भगवान ने बनाई है। जबकि कर्म सिद्धांत यह विचार रखता है कि एक आदमी पिछले
पिछले अवतार में, पिछले कर्म में परिणाम के कारण एक विशेष जाति में पैदा होता है। इन्होंने ये बोल रखा था कि जिसका जन्म जिस जाति में हो रहा है ना, उसका रीजन है कि उसने पिछले जन्म में क्या कर्म करे थे। तो मतलब जो शूद्र वाले उन्होंने सबने गंदे कर्म करे थे, तो इसलिए वो शूद्र जाति में हो गए। जो ब्राह्मण उन्होंने सब कुछ अच्छा किया था, ये मानते थे लोग कि जन्म जो हो रहा है ना, धर्म मतलब पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हो रहा है। धर्म का सिद्धांत बताता है कि एक आदमी जो जाति व्यवस्था और उन जातियों के सिद्धांत को स्वीकार करता है जिसमें वह सब संबंधित है, धर्म के अनुसार रहता है, अपने धर्म की पुष्टि अमीर उच्च जाति के उसके जन्म पर भी होती है, उसका उल्लंघन निम्नलिखित गरीब जातियों के जन्म देता है। मतलब ये कि ये बोल रहे कि जाति व्यवस्था जो है धर्म के हिसाब से है पूरी, अगर इसका उल्लंघन करो तो धर्म का उल्लंघन हो रहा है। अन्य परिवार पुजारियों की पूजा और संस्कार का भोजन का विचार, मतलब इनका ये था कि पूजा पाठ का जो काम है सारा का सारा ये सिर्फ पुजारी ही कर सकते हैं। लास्ट है बेटा जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अभी ये जो जाति व्यवस्था हमने पूरी पढ़ी, इसकी क्या क्या मेन बात है, इसमें क्या है, समाज का विभाजन कर दिया इन्होंने, समाज को अलग अलग पार्ट में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, ये वाले बड़े, ये वाले छोटे, ये उससे छोटे, और इनके साथ बहुत गलत किया गया ऐसे, इसका डिवाइड हो गए, सारे एक नहीं रह पाए, सब बदल गए। ठीक है, पदानुक्रम था ये कि इसका बेटा ये ही बनेगा, फिर इसका बेटा ये, फिर इसका बेटा ये, ऐसे पदानुक्रम इसको बना दिया गया। एंडोगैमी था ये। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जात है ना, आप उसी में शादी कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, अपनी जात वालों से ही आप रहोगे, उसी में आपकी शादी होगी, बच्चे भी आपके उसी में, और उनकी भी शादी उसी कास्ट के अंदर होगी, बाहर नहीं जा सकते उस कास्ट से। अगर आप बाहर गए, आपने शादी करी किसी और कास्ट से, तो आपको निकाल दिया जाएगा समाज से। एंडोगैमी ये कहता है, ये प्रमुख विशेषता थी जिसमें जाति और उपजाति के सदस्य अपनी ही जाति में भीतर शादी करेंगे। ठीक है, जाति प्लस उपजाति में ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। एंडोगेमी के उल्लंघन करने पे बहिष्कार हो जाएगा, आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि बड़ी गलत प्रथा है। ऐसे कैसे, आप जरूरी थोड़ी है कि एक ही जाति में आपको पसंद आएगा, क्या आपको बाहर किसी को भी पसंद आया तो आप गलत हो जाएगी शादी उससे, ऐसा नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज में कोई गलती नहीं है, बट ये उस वक्त ये मानते थे कि भोजन और पेय के पर प्रतिबंध। इसमें क्या है कि एक साथ बैठ के ना खाना नहीं खा सकते। जो ऊंची जाति वाले ना, वो बाकी की जाति वालों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। इवन जो चौथी जाति वाले थे ना, शूद्र वाले, इनको तो इतना तुच्छ माना जाता था कि अगर इनको देख भी लेते थे आंखों से तो मतलब मानते थे कि हम अशुद्ध हो गए, तो खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बिल्कुल दूर हो जाते थे। इनके कुएं अलग थे, खाने की जगहें अलग थी, और इनको कहीं कुछ नहीं था कि बिल्कुल इनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाता था। भोजन और पानी इनसे दूर रखा जाता था कि इनकी नजर जो है, इनकी छाया जो बॉडी की जो शेड होती है, इनके खाने और भोजन पे ना पड़े। ये प्रतिबंध था इनका, क्या आपस में ये नहीं खाएंगे, एक साथ नहीं बैठ सकते थे। ब्राह्मण अलग ही रहते थे, वो अलग रहते थे, और शूद्रों को तो बिल्कुल ही बाहर रखा जाता था, बिल्कुल दूर। एक विशेष नाम, मतलब क्या कि सरनेम होते थे, हर जाति का विशेष नाम होता था कि शूद्र वालों के नामों के आगे उनका सरनेम जो थे शूद्र के थे, जो हमेशा उन्हीं के चलेंगे। और जो पंडित थे उनके शर्मा वर्मा वगैरह चलते थे कि इनके यही होंगे, आगे इनके चेंज नहीं होंगे। सबके पर्सनल सरनेम थे, ठीक है, विशेष थे, अलग नहीं हो सकते। शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा, इसमें क्या है, उच्च जाति वालों के ना मानना था कि हम बहुत साफ हैं, शुद्ध नस्ल है, और दूसरे वाले को ना प्रदूषित नस्ल है, बहुत गंदी नस्ल है, उनसे हमारा कोई मेल नहीं है, हम उनके पास नहीं जा सकते, अगर पास जाएंगे तो हम प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, ये धारणा बहुत इससे जाति व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से प्रचलित हुई। ऊंच नीच का जो फासला था बहुत ज्यादा बढ़ गया। नीची जाति वालों को स्पष्ट करना भी बहुत बड़ा पाप था। स्पष्ट ऊंची जाति के व्यक्ति के लिए प्रदूषित था कि अगर निचली जाति के आदमी का स्पष्ट टच हो गया गलती से भी ऊंची जाति वालों को, तो पहले तो उसे मारेंगे, भाई तूने टच कैसे कर दिया। नीची जाति वालों को पीटा जाएगा, अच्छी तरह से मार भी जाएगा, जान से भी मार सकते थे, उस टाइम पे अलाउड था। मनुस्मृति में लिखा था कि उन निचली जाति के व्यक्ति को मारने का पाप ना किसी कीड़े मकोड़े को मारने के पाप से भी कम है। समझ रहे हो कितनी गंदी सिचुएशन थी उस वक्त। और ऊंची जाति वालों को कि अगर टच हो गया तो वो प्रदूषित हो जाएगा, मतलब वो गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था थी उस वक्त। जाति पंचायतें थी उस वक्त, अलग अलग जाति, अलग अलग जाति पंचायत। प्रत्येक जाति की स्थिति को न केवल जाति कानून के द्वारा बल्कि सम्मेलनों द्वारा भी सावधानी पूर्व संचालित किया जाता था। उनमें समुदाय द्वारा जाति पंचायत नामक शासी निकाय और बोर्ड भी होते थे। मतलब ये सबकी अलग अलग पंचायतें होती थी जाति के हिसाब से, ब्राह्मणों की अलग, उनकी अलग, उनकी अलग। ठीक है, चलिए बेटा खत्म, 11 मिनट में पूरा पाठ खत्म हो गया। आसान था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। बाकी मैंने आपका पूरा सिलेबस करा दिया है। किसी को कुछ ना समझ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहां पूछ सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर के आपके बीए ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, उनके मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं।
लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। चलिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लास्ट वीडियो थी ये, बाकी नए किसी सब्जेक्ट में मिलेंगे। अभी के लिए बाय।